नगर तक पारा जीरो से नीचे गिर रहा है। नदी नाले जम रहे हैं और लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। रिपोर्ट देखिए। धरती की जन्नत कहे जाने वाली कश्मीर इस वक्त कड़ाके की ठंड से कांप रही है। तापमान तेजी से लुढ़क रहा है और हालात इतने सख्त हैं कि नदी नालों से लेकर घरों के नल तक जमने लगे हैं। शोपियां इस वक्त ठंड की सबसे बड़ी मार झेल रहा है, जहां न्यूनतम तापमान -6.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। ठंड का अलम यह है कि कई इलाकों में पानी के नल और पाइपलाइनें पूरी तरह से जम गई हैं। पीने के पानी की आपूर्ति बाधित है और लोग रोजमर्रा की जरूरतों को लेकर परेशान हैं। जहां गर्मियों में सुबह 4 बजे होती थी, लेकिन इस मौसम में सुबह 9:30 बजे होती है। क्योंकि अगर हम देहातों की बात करेंगे तो सर्दियों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। अगर आप पीछे देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो लोग हैं वो फैरन पहन के हैं, क्योंकि गाँव का कल्चर होता था पहले, यानी कि अगर हम बात करेंगे पुराने लोगों की, घास की मैटिंग बनाया करते थे और जो खिड़कियां होती थी उनमें पॉलिथीन का इस्तेमाल करते थे ताकि वो सर्दियों से बच जाते थे। नवंबर में ही इस कदर ठंड ने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी है। दुकानों पर गर्म कपड़े, कांगड़ी और सर्दियों के सामान की मांग अचानक बढ़ गई है। लोग प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि पानी आपूर्ति बहाल करने और जमी पाइपलाइनें ठीक करने के लिए तुरंत कदम उठाए जाएं, ताकि सर्दी के शुरुआती दौर में मुश्किलों को कुछ कम किया जा सके। अब चलते हैं कुपवाड़ा की ओर, जहाँ पहाड़ी इलाकों में ठंड ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। यहाँ तापमान -4.8 डिग्री तक फिसल गया है। तेज ठंडी हवाओं ने निचले इलाके को भी अपनी चपेट में ले लिया है। लोग अलाव जलाकर और हीटरों का सहारा लेकर ठंड से जंग लड़ रहे हैं। हम सवेरे मार्केट में आ चुके हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि दुकानें बंद पड़ी हैं, कारोबारी ठप है। आखिर वजह क्या है? वजह यह है कि -डिग्री चला गया है, यानी पारा 0 तक चला गया है और लोग इस वक्त कड़ाके की ठंड है, सर्दी की शदीद लहर है। अब लोग दुकानें भी सवेरे नहीं खोल पाते हैं। जो भी काम पे निकलता है वो अलाव जलाता है, गाड़ी वाला निकलता है, उससे पहले 1-2 घंटे तक अपनी गाड़ी को गर्म करना पड़ता है, यानी कि यख पैदा हो चुका। और कई वाटर सप्लाई स्कीमें जो हैं वो यख में तब्दील हो चुकी हैं, यानी कि पानी की कमी का मसला भी पैदा हो चुका है कि सवेरे और शाम लोगों को इंतहाई तकलीफ का सामना रहता है। अब लोग गर्म मलबूसात तो पहनते हैं, लेकिन कश्मीर में इस बार मौसम जो है वो बिल्कुल सर्दतरीन माना जाता है और पारा जो है वो माइनस तक चला जा रहा है। राजधानी श्रीनगर में भी पारा लगातार गोता लगा रहा है। न्यूनतम तापमान -4.4 डिग्री दर्ज किया गया और मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में ये और 1 से 2 डिग्री नीचे जा सकता है। डल झील के किनारों ने जमना शुरू कर दिया है और झील पर सैलानियों की आवाजाही में भी कमी देखने को मिल रही है। इस वक्त पूरी वादी में ठंड का प्रकोप जारी है। आपको बताते चलें, श्रीनगर में भी आज रात के तापमान -4.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए गए। मेट की माने तो आने वाले दिनों में तापमान और नीचे गिरेंगे। कारण है लानिनो इफेक्ट। जी हाँ, एक ऐसा इफेक्ट जिसमें सर्दियां काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। हालांकि अभी चिले कलान का वक्त भी बाकी है। इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, इनसे बात करेंगे हम। आप पहले अपना परिचय दें। मैं मोहम्मद अजीम जम्मू से हूँ। जी। अच्छा, और आप परिचय दें। मैं बिहार से, बेगूसराय से हूँ। अच्छा, आप नाम बताएं। मैं पटना से गोपाल शरण हूँ। क्या बात है। और आप? मैं रबीउल इस्लाम बंगाल से हूँ। क्या बात है। तो अलग अलग जगहों से आए हैं आप, तो एक एक करके बात कर लेंगे। आपसे पहले आप बताएं कि पहली बार आए हैं सर्दियों में ऐसे यहाँ पे? आप 2005 में आया था। 2005? जी जी जी। अच्छा, तो कैसा लग रहा है इस बार, कैसा एहसास है? 2005 के अगर और 2025 के मुकाबले देखा जाए तो बहुत परिवर्तन हुआ है, चेंजिंग हुई है और अच्छा लग रहा है फिर दोबारा आने पे। अच्छा लग रहा है? जी जी बिल्कुल। बहुत अच्छा। आप बताएं कि कैसा है? खैर जम्मू से हैं आप, तो खैर उतनी फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी तापमानों में काफी फर्क रहती है। यहाँ की सर्दी वहाँ की सर्दी में काफी फर्क रहता है। यहाँ की सर्दी और जम्मू की सर्दी में बहुत फर्क है, ट्रेडिशन का फर्क है। बाकी हम लोगों का आना जाना रहता ही है, लेकिन कश्मीर तो कश्मीर है। अगर जन्नत है तो कश्मीर में ही है। पर्यटक इस मौसम को कश्मीर घूमने का सबसे सही समय बता रहे हैं, क्योंकि बर्फ से ढके पहाड़ और कम भीड़ पर्यटन को खास बनाते हैं। होटेलियर्स को उम्मीद है कि दिसंबर के दूसरे हफ्ते से होने वाली बर्फबारी पर्यटकों की संख्या बढ़ा देगी। मौसम विभाग के अनुसार घाटी अभी कठोर सर्दियों के दौर की शुरुआत पर है, लेकिन आने वाले दिनों में बर्फबारी राहत भी देगी और तापमान भी थोड़ा बढ़ने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो वहीं बिजनौर में एक शख्स के व्हाट्सएप पर एक शादी का कार्ड आया। जैसे ही इस शख्स ने शादी के कार्ड पर क्लिक किया, तुरंत फोन हैक हो गया और अकाउंट से उसके पैसे हो गए गायब। ये रिपोर्ट देखिए कैसे हुए। व्हाट्सएप पर शादी का कार्ड और फिर फ्रॉड। फाइल डाउनलोड, अकाउंट से पैसा गायब। एआई के दौर और साइबर ठगी का जाल धीरे धीरे नए नए तरीके ला रहा है। बिजनौर में ठगी का एक ऐसा ही मामला सामने आया। एक ठगी ने सबको चौंका दिया। व्हाट्सएप पर किसी भी फाइल को खोलना अब महंगा पड़ सकता है। इस जाल में बिजनौर का एक शख्स ऐसा फंसा कि उसके खाते से 31,000 रुपए गायब हो गए। बिजनौर जिले के धामपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले डॉक्टर ओम प्रकाश चौहान के व्हाट्सएप पर एक शादी का कार्ड आया। व्हाट्सएप पर शादी का कार्ड देखकर ओम प्रकाश ने उसे ओपन कर दिया। फिर क्या था, कुछ ही देर में ओम प्रकाश का फोन हैक हो गया और पल भर में उनके खाते से 31,000 रुपए गायब हो गए। एक कार्ड आया था मेरे फोन पर जी। उस कार्ड में जो मैंने कहा भाई हो सके शादी का कार्ड हो जी, तो मैं उसे जैसे जैसे डिमांड करता रहा, मैं उसे ओके करता रहा जी। उसके बाद मेरा फ़ोन हैंग कर लिया गया जी, और इस तरह से मेरे पैसे ये निकाल जी, मेरा कंट्रोल खत्म कर दिया फ़ोन से उन्होंने। हाँ। तो आपने इस घटना की सूचना जिस दिन ने सुना, क्राइम ब्रांच में मैंने रिपोर्ट लिखाई है जी। हाँ, और थाने में भी रिपोर्ट लिखाई है। पीड़ित ओम प्रकाश चौहान को जब अपने साथ हुई ठगी का एहसास हुआ, उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बिजनौर के धामपुर में हुए इस अनोखे ठगी के मामले से हर कोई हैरान है। बिजनौर में शादियों का सीजन चल रहा है, ऐसे में शातिर ठगों ने ठगी करने का नया तरीका निकाला है। ठग अब मोबाइल पर लोगों को शादी का डिजिटल कार्ड भेज रहे हैं। लोग कार्ड पर क्लिक करते हैं और फिर ठगों के जाल में फंस जाते हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी। कर दिया गया है। इसकी मांग विपक्ष लगातार कर रहा था। इसी बीच एसआईआर पर राजनीति और तेज हो गई है। बीजेपी ने जहां विपक्ष पर निशाना साधा है, वहीं पल्लवी पटेल का साफ कहना है कि वो एसआईआर फॉर्म नहीं भरेंगे। रिपोर्ट देखिए। बिहार के बाद एसआईआर पर यूपी से लेकर 12 राज्यों में सियासी घमासान जारी है। कई जगहों से एसआईआर में लगे कर्मचारियों की मौत की खबरों के बीच अब चुनाव आयोग ने एसआईआर की समय सीमा बढ़ा दी है। एसआईआर भरने का समय 7 दिन बढ़ाया गया है। 11 दिसंबर तक एसआईआर फॉर्म जमा कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी को आएगा। पहले 4 दिसंबर तक फॉर्म भरने का समय था। एसआईआर के समय को बढ़ाने की मांग विपक्ष लगातार कर रहा था। निर्वाचन आयोग बिल्कुल इसका तुरंत बिना देर किए इसको कम से कम 3 महीना समय बढ़ाए, ताकि हमारे बीएलओ आत्महत्या से बचे। और जो भी बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं अधिकारियों के दबाव पर, उनको कम से कम 1 करोड़ रुपया अहेतुक दिया जाए। हालांकि अब समय सीमा जरूर बढ़ी है, लेकिन विपक्ष लगातार एसआईआर को लेकर हमलावर है। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक लगातार सवाल उठाते रहे हैं। अब बीजेपी का कहना है कि विपक्ष बिहार की हार से बौखलाया हुआ है। एसआईआर की जो चर्चा विपक्ष कर रहा है, विपक्ष अपनी संभावित हार को आते हुए देख रहा है। बिहार में जिस ढंग से विपक्ष के गुंडा राज को, विपक्ष के जंगल राज को राजग गठबंधन ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश जी के नेतृत्व में पूरी तरह से सफाया किया है, तो उसकी हवाएं उत्तर प्रदेश में आ रही है। तो अखिलेश यादव जी के वही पेट में दर्द हो रहा है। विपक्ष के पास कोई बचा नहीं है बयानबाजी के नाम। और आज के दिन में जो भी संवैधानिक प्रक्रिया है, ये लोकतंत्र है। एसआईआर मरे हुए आदमी का नाम कटना आवश्यक है, 2 जगह में से 1 जगह हो जाए, और नए लोगों का नाम जुड़ना आवश्यक है, इसलिए प्रक्रिया में। दूसरी ओर अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने साफ कह दिया है कि वो एसआईआर फॉर्म नहीं भरेंगे, जिस पर मंत्री दयाशंकर सिंह ने निशाना साधा। मैं बिल्कुल विरोध करती हूँ। आपने अपना एसआईआर फॉर्म भर दिया? नहीं भरेंगे? नहीं भरूंगी। क्या चीज नहीं भरेंगी मैम? एसआईआर फॉर्म आप नहीं भरेंगे? नहीं भरूंगी। क्यों नहीं भरेंगे? नहीं, क्यों भरना चाहिए मुझे? क्यों भरना चाहिए? मैं तो नागरिक हूँ ना, मेरे पास तमाम दस्तावेज है, तो एसआईआर मुझे क्यों भरना है? तो आप तो अपने मताधिकार से वंचित हो जाएंगे। वही मैंने बोला।
मैं कैसे वंचित हो जाऊंगी? मैं पूरी उम्र अपना वोट दे रही हूँ, आज अगर एसआईआर नहीं भरूंगी तो मैं वंचित हो जाऊंगी। न डाले, जो नहीं डालेगा वो वोट डालने का राइट ही नहीं रहेगा, ना चुनाव लड़ने के लिए राइट रहेगा, न डाले भाई। यदि इस तरह का किसी का अभिमान है तो न डाले, न वोट डाल पाएगा न चुनाव लड़ पाएगा। ये तो चुनाव आयोग की बात है, ये तो लोकतंत्र की बात है। और कोई लोकतंत्र के कोई चैलेंज करेगा तो कहां से लड़ता है? जो लोग विरोध कर रहे हैं और 4 तारीख के बाद देखिए खुद लाइन में खड़े हो जाएंगे। 4 तारीख के बाद जो ये नहीं कराएगा, 4 के बाद उसको लाइन में ही खड़े आ पाएंगे। कुल मिलाकर एसआईआर पर सियासी संग्राम जारी है। कर्मचारी काम पर जरूर जुटे हैं, लेकिन कई जगहों पर बीएलओ की मौत से सवाल भी उठ रहे हैं। हालांकि अब चुनाव आयोग ने समय बढ़ाया है, जिससे एसआईआर के काम में आसानी होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कल से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और सत्र शुरू होने से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में दोनों सदनों के विधायी कार्यों कई विषयों को लेकर चर्चा हुई है, जिसमें तमाम दलों के नेता मौजूद रहे। सरकार जहां इस सत्र में कई विधेयक लेकर के आ रही है, तो दूसरी तरफ सेशन के छोटा होने से लेकर एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। रिपोर्ट देखिए। संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू होकर 19 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र में सरकार परमाणु ऊर्जा क्षेत्र समेत 10 महत्वपूर्ण विधेयक रखने जा रही है। महत्वपूर्ण विधेयकों में परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग विधेयक, राष्ट्रीय राजमार्ग संशोधन विधेयक, कॉर्पोरेट कानून संशोधन विधेयक, प्रतिभूति बाजार संहिता 2025, मध्यस्थता कानून में बदलाव जैसे विधेयक शामिल होंगे। शीतकालीन सत्र का शुरू होने से पहले ऑल पार्टी फ्लोर लीडर्स का मीटिंग बहुत अच्छा से और बहुत ही सार्थक रही है। मैं सारा पॉलिटिकल पार्टीज के फ्लोर लीडर्स को धन्यवाद देता हूं। सब ने पार्टिसिपेट किया और अपना अपना पार्टी का पक्ष को रखा है। हमारे सरकार की ओर से आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, आदरणीय नेता सदन राज्यसभा जेपी नड्डा जी, मैं, मेरे दोनों राज्य मंत्री साथी, हम लोग पूरा नोट किए हैं और जितने सुझाव आज पॉलिटिकल पार्टीज के फ्लोर लीडर्स का आए हैं, हम उसको विचार करके। संसद के शीतकालीन सत्र के शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक में दोनों सदनों के विधायी कार्यों और कई विषयों को लेकर चर्चा की गई, जिसमें सभी दलों के नेता मौजूद रहे। सरकार जहां इस सत्र में कई विधेयक लेकर आ रही है, तो दूसरी ओर सेशन के छोटा होने से लेकर एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारियों में है। कुछ भी नहीं रहा, लोगों ने अपने में बात की, सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं आया। आपने क्या रखा सर मुद्दा? हमने तो एसआईआर पर रखा। तो सरकार का रुख नहीं है कि इस पे चर्चा करें? सरकार करी नहीं, उसी के सहारे तो बेईमानी करना चाहती है। तो यूपी चुनाव है सर, उससे पहले बंगाल है, तो उसी के जरिए जैसा बिहार में हुआ वही सब यहाँ भी देखने को मिलेगा क्या? उससे ज्यादा कर रहे हैं। तो अधिकारियों से कहा जा रहा है कि तुम ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, उनके वोट नहीं करना। आत्महत्या लोग कर रहे हैं। सत्र में 15 बैठकें होंगी और 19 दिसंबर को समाप्त होगा। हालांकि सरकार पूरी तैयारी के साथ सत्र में हिस्सा ले रही है, वहीं विपक्ष भी सरकार को घेरने की पूरी प्लानिंग में है। खासकर एसआईआर का मुद्दा शीतकालीन सत्र में गर्म रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से एक मंत्र दिया। सीएम योगी ने अयोध्या में धर्म ध्वजा को धर्म विजय का प्रतीक बताया। रिपोर्ट देखिए। सीएम योगी ने हरियाणा के झज्जर से सनातन का बड़ा संदेश दिया और अयोध्या में फहराए गए धर्म ध्वजा का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जहां धर्म है वहीं विजय है, जिसका प्रतीक अयोध्या में फहराता धर्म ध्वज है। क्योंकि हमारे यहाँ तो कहा गया है ना, यह तो धर्मस्ततो जय, जहां धर्म होगा वहीं जय होगी, विजय होगी, अवश्य विजय होगी। और जब एक साथ बोलेंगे, एक साथ चलेंगे, एक साथ सोचेंगे, तो परिणाम तो आना ही था। श्री अयोध्या धाम में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर आपने भगवा
सनातनी ध्वज को फहराते हुए देखा होगा। कितना भव्य ध्वज। हरियाणा दौरे पर पहुंचे सीएम योगी झज्जर में नाथ संप्रदाय के बाबा पालनाथ की मूर्ति की स्थापना कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान एक बार फिर योगी ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया। अगर दुनिया के अंदर इस चराचर जगत की रक्षा करनी है तो सनातन की रक्षा करनी होगी, उसे सुरक्षित करना होगा, उसे हर हाल में सुरक्षित बनाना होगा। और ये तभी होगा जब हम सब मिलकर के एक रहेंगे। हमें बंटना नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे। याद करना, जब भी हुआ है, जब भी बटे हैं, यही हुआ है। सीएम योगी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि जब स्वर्ण युग आता है तो सतर्क रहना चाहिए। पहले विदेशी आक्रांता के हमले हुए, अब धर्मांतरण और नशे के जरिए हमले होंगे। उन्होंने कहा कि सनातन विरोधी कार्य स्वीकार्य नहीं होंगे। ये हमले दो प्रकार से होंगे। एक हमला आज के दिन पे पीछे हाथ होगा विदेशियों का, लेकिन सतर्क हमें होना होगा। ये हमले दो प्रकार के होंगे। एक हमला होगा धर्मांतरण के माध्यम से और दूसरा होगा नशा के माध्यम से। याद करना, हम सबको याद रखना होगा, कोई भी सनातन विरोधी कार्य स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। भारत और विश्व मानवता की रक्षा करने के लिए सनातन धर्म की रक्षा आवश्यक है। सीएम योगी ने एक बार फिर बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया है। साथ ही धर्मांतरण को लेकर बड़ा निशाना साधा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो जिन गानों को आधार बनाकर बीजेपी ने बिहार में आरजेडी के खिलाफ प्रचार किया, जिन गानों को हार की वजह